यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के रिवीजन लेक्चर में एक चैप्टर करते हैं। चैप्टर होगा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बातें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बहुत बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, आपको पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या हमें बनाना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। तो सर बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। नोट्स टू अकाउंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इक्विटी। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक, जरा बेसिक समझते हैं इसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी कंपनी में विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक, मान लो अब कंपनी है तो 1 साल का बनाता है, क्योंकि हमें 1 साल की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। पर आप अपने लिए तो किसी भी टाइम पीरियड का बना सकते हो। किसी भी टाइम पीरियड में कैश में क्या चेंजेज आ रहे हैं, कैश की मूवमेंट कैसी है, यानी कि कितना कैश इनफ्लो आने वाला है या आया, एंड कितना कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो, ये बताता है समराइज्ड वे में कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड समरी ऑफ टोटल कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फ्रॉम। अब जो भी है, एक बिजनेस में जितने भी एक्टिविटी होती है ना, उसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस कर रहे हैं इस वजह से ये होता है। दूसरा, अब जैसे कि सर सेल किया, परचेज किया, डेटर से कलेक्शन किया, पेमेंट किया, खर्चे इनकर्ड हुए, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इवन नॉर्मल कंपनी ने टैक्स पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दूसरा होता है एक्टिविटी फाइनेंस इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लेते हैं परचेज ऑफ, या यहीं पे सेल भी डाल दो, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म, क्या फिक्स एसेट, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट्स। नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये रहा। चलो, थर्ड आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो एनालाइज करने के लिए कि कैश आया है या गया है, 3 एक्टिविटी में हम बांट सकते हैं टोटल बिजनेस एक्टिविटी को। एक ऑपरेटिंग, जो बिजनेस चलाने से संबंधित है। दूसरा लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया या वहां से बेच के पैसे आए, उससे रिलेटेड। थर्ड है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इज रिलेटेड विथ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब रेजिंग फंड
पैसे लेके आए, ठीक, तो इनफ्लो आता है, जैसे कि डिबेंचर इश्यू किया, बॉन्ड इश्यू किया, बैंक लोन लिया, शेयर इश्यू किया, किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, ठीक, फंड आना जरूरी है, ठीक है। हम हमेशा ध्यान देंगे कि कैश इनफ्लो हुआ है कि नहीं। कैश फ्लो में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, ठीक है। ये समरी प्रेजेंटेशन है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का। एक बात बताओ मैंने 5 लाख का शेयर इश्यू किया, ठीक, एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, पैसा नहीं दिया, शेयर दे दिया। अब बताओ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया तो आउटफ्लो हुआ क्या? नहीं, क्यों? मैंने पैसा दिया ही नहीं। शेयर इश्यू किया है तो इनफ्लो आया है क्या? नहीं, बदले में प्लांट एंड मशीनरी आया है। तो जो भी ट्रांजेक्शन जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो इनकर्ड नहीं करता वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये तो बताता ही है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। तो किसी ट्रांजेक्शन से अगर कैश को इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अगर कोई ट्रांजेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उससे जनरेट होने वाली रेवेन्यू भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आता है। जैसे कि मान लो मैंने शेयर में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जब इन्वेस्ट किया पैसे गए आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाऊंगा। उस शेयर से डिविडेंड आया, मान लो मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, उससे इंटरेस्ट आया, तो ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट पे कमाया हुआ पैसा है, ठीक है। मान लो रेंट रिसीव्ड हुआ, ये सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग में हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसी को तो भाड़े पे चढ़ाएंगे तो रेंट आएगा। तो उसमें जो पैसा लगा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उससे आने वाली रेवेन्यू भी क्या कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एंड टैक्सेस देयर ऑन, जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड टैक्सेस भी उसी एक्टिविटी में आती है। मान लीजिए हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग गया। अब 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, 10,000 कैपिटल गेन लग गया। एक तो तरीका है 1 लाख आया इनफ्लो दिखाओ, और ये जो पे करना पड़ा इसे आउटफ्लो दिखाओ। दूसरा तरीका, ये बढ़िया तरीका है, ठीक है, सेपरेट दिखाओगे तो पता चलेगा कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करी है, पता चलेगा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे हुआ है। दूसरा तरीका है नेट में, आप ये समझ लो 90,000 आया, 1 लाख का सेल किया, टैक्स चला गया 10,000, 90,000 आया। तो कहने का मतलब है किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड टैक्स उसी एक्टिविटी में आता है। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अब फाइनेंसिंग है तो इसके कॉस्ट भी इनकर्ड होते हैं। बॉन्ड डिबेंचर से पैसा लो, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट यहीं पे आएगा। जो जिस एक्टिविटी से संबंधित है उससे रिलेटेड चीजें भी उसी में आती है। डिविडेंड पे करना पड़ता है, शेयर इश्यू किया, डिविडेंड पे करना पड़ेगा, डिविडेंड यहीं पे आएगा। अच्छा, रेंट पेड, इधर तो रेंट भी था इनकम में, रेंट पेड इधर नहीं आएगा। रेंट पेड तो क्या है? भाड़े पे कोई चीज ले रखा है, नॉर्मल रेंट पेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खर्चे के रूप में आएगा, बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है। अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सर क्योंकि डिविडेंड पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उससे रिलेटेड टैक्स भी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। थंब रूल नंबर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस करते हैं, ठीक, चाहे पैसे आके रेज कर रहे फंड या फिर रीपेमेंट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट वगैरह में, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। एंड बिजनेस ऑपरेशन में जो खर्चे इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं, जैसे सेल किया तो रेवेन्यू आएगा, कलेक्शन से आया, कैश सेल से आता है, कलेक्शन से आता है, कमीशन वगैरह कमा लिया, जनरली बिजनेस का पार्ट है। हम ट्रांजेक्शन करते कई बार, उसमें हमारे बिजनेस का नेचर ऐसा है कि हमें कमीशन भी मिलता है। क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। सिमिलरली जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं, कैश में परचेज किया, पेमेंट किया क्रेडिटर को, ये बिजनेस का ही पार्ट है ना, बिजनेस ऑपरेशन का। जितने भी आउटफ्लो है प्लस और भी खर्चे जो पे हुए, ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। कंपनी ने नॉर्मल अपनी कमाई पे टैक्स देता है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, टैक्स पेड करके दिया रहेगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है।
आएंगे कैश तो इनफ्लो, गए तो आउटफ्लो। किस एक्टिविटी में आता है? बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है चाहे सेल हो परचेज हो कुछ भी हो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है फाइनेंसिंग। जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड रेवेन्यू कॉस्ट भी उसी एक्टिविटी में आता है, ठीक। और उस रेवेन्यू पे कोई टैक्स है, उस कॉस्ट पे कोई टैक्स इनकर्ड हो रही है, जैसे कि डिविडेंड तो पे कर ही रहे हैं, इस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कंपनी ही पे कर रही है, तो ये भी इसी एक्टिविटी में आएगा, करेक्ट। आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही हैं हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट पीएल, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जरूरत पड़ा? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को इन्वेंट करना पड़ा? ठीक, ध्यान दोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना होता है ना, ये बनता है एक्रूवल कंसेप्ट पे, और एक्रूवल कंसेप्ट हमें कभी नहीं ये बताता कि हमारी कैश पोजीशन क्या है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 18 करोड़, ठीक, और उसके पास कैश इन हैंड या कैश एंड बैंक देखोगे तो ये है सिर्फ 50 लाख। क्यों? क्योंकि सर ये जो प्रॉफिट है ये एक्रूवल कंसेप्ट पे आया है। एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है जितनी भी इनकम हमने कमा ली इनकम में आया होगा, जितने भी एक्सपेंस हो गए एक्सपेंस में आया होगा, चाहे पैसे आए हो या ना आए हो, चाहे पैसे पे करे हो ना करे हो, ठीक। लेकिन एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है लिक्विडिटी पोजीशन। देखो ये कैश की जो पोजीशन है ना, ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताती है। क्या? लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी मतलब एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, 2-4 महीने में कोई चीज पे करनी है, क्रेडिटर को देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो उसको पे करने के लिए हमारे पास कैश जनरेट होता है कि नहीं सही से। दूसरा, सोल्वेंसी पोजीशन। सोल्वेंसी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। अगर मान लो फर्म को लोन की रिपेमेंट करनी है, 5 करोड़ का है, और हमारे पास कैश कितना पड़ा है? 50 लाख। कमाते तो हम बहुत है, पैसा ही नहीं आया, तो कैश, ये जो फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये हमें बताता है सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए सफिशिएंट कैश जनरेट कर पाते हैं कि नहीं। साथ ही में कैश जनरेट हो सिर्फ ये जरूरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें 3 अलग एक्टिविटी से क्यों बताता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये हमारी बिजनेस जो कमा के कैश जनरेट कर रही है, ये वो है जो कभी कभी होगा। क्या मान लो कैश फ्लो आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो आया, बार बार आएगा क्या? नहीं। आज इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, कैश इनफ्लो आया, हर एक साल थोड़ी ना बिकेगा। यानी कि हमारे लिए जो हमारी बैकबोन है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है, जो हर एक साल हमारी बिजनेस जनरेट करके देगा। ये कभी कभी होने वाली चीजें हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे हमें ज्यादा रिलाई नहीं करनी चाहिए। ये बताता है कि इन्वेस्टिंग के वजह से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, ठीक। तो इसीलिए हमें पता होनी चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश का पोजीशन तो ठीक है, पर ये कैश जनरेट किस सोर्स से कितना हो रहा है, हम कमा के कितना जनरेट कर पाते हैं, बाहर से पैसे ले आके या पेमेंट करने की वजह से कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, एंड साथ ही में इन्वेस्टिंग की वजह से कितना हुआ है, ठीक। ये जो दो है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तो कभी कभी होंगे, ठीक, बार बार नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसका कैश फ्लो स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक। हम कमाएं, ध्यान से सुनना हम कमाएं, ये हमारी अर्निंग है। अर्निंग एक बड़ा ही छोटा शब्द हो गया, लिमिटेड शब्द हो गया। इससे ज्यादा हमें पता है किस चीज को ध्यान देनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ अर्निंग। क्वालिटी ऑफ अर्निंग। मान लो आप काम करते हो,
मान लीजिए आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत सारे काम आपने कर दिए, आपको 18 लाख रुपीज लेने, ये आपकी अर्निंग है, इतना आपने कमा लिया। कोई भी क्लाइंट पेमेंट नहीं कर रहा, आपकी स्थिति बहुत खराब है, आप अपने रेंट पे नहीं कर पा रहे, रहना खाना मुश्किल हो गया है, इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ अर्निंग इज नॉट गुड। हम जो अर्निंग कमा रहे हैं ये अपने आप में सफिशियंट नहीं है, इसको पता होनी चाहिए हमें कि इसकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग कैसी है। जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, कंपनी के साथ भी तो हो सकता है कि बुक में कमाई बढ़िया हो पर कंपनी की स्थिति खराब है क्योंकि कैश पोजीशन सही नहीं है। समझ में आया क्या? चलो रिवीजन लेक्चर के हिसाब से ना थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं, एक काम करते हैं टॉपिक पे आते हैं। इतना तो समझ में आया ही होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को देख के कंपनी की सारी पोजीशन हमें पता नहीं चलता, हमें कैश पोजीशन का भी नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रहा है, किस सोर्स से कर पा रहा है, इससे हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पता होता है, सॉल्वेंसी पोजीशन पता होता है, इवन अगर सफिशियंट कैश जनरेट कर रहा है तो ये भी पता चलता है कि भाई आगे इसे अच्छे से इन्वेस्ट करना है, हमारे पास सफिशियंट कैश जनरेट हो रहा है। ठीक, चलो मीनिंग में लिखोगे। अब देखो एक और बात बता दूं, इसको बढ़ाने के लिए 2 लेक्चर लेना पड़ेगा, करने को तो एक लेक्चर में करा दूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इतने बच्चों ने कैश फ्लो, अमेलगेमेशन, कंसोलिडेशन, ठीक है, एंड ब्रांच, ब्रांच हो गया, कैश फ्लो करा रहा हूँ, अमेलगेमेशन कंसोलिडेशन समझ में आता है, बड़ा चैप्टर है, कैश फ्लो को लेके भी बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, तो मुझे लगा कि फटाफट से रिवीजन कराने में बात नहीं बनेगी, थोड़ी आपको फील कराना पड़ेगा। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट is a summary of cash inflow and cash outflow during particular period। अब एक कंपनी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है 1 साल का, तो 1 साल का बनाता है, ठीक। दीज कैश फ्लोज, अब चाहे पैसे आने हो, इनफ्लो या जा रहा है, 3 एक्टिविटी से हम देख सकते हैं एनालाइज करके, कैन बी एनालाइज्ड बाय डिवाइडिंग into 3 एक्टिविटीज। क्या क्या होगा? एक होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बोलो फटाफट से, पहला क्या लिखवाया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे, खोद खोद के समझेंगे, ठीक है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, आदत हो जाएगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो समझ में आनी चाहिए, कैश फ्लो में है ही कुछ नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, शॉर्टकट में लिख दूं, भाई साहब बिजनेस चला रहे हैं, इस वजह से जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है, ठीक। एग्जाम्पल में कुछ बोलेंगे? चलो इनफ्लो का कुछ एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि कैश सेल, जैसे कि कलेक्शन हो गया डेटर से, जैसे कि सॉरी, मैंने बोला था ना कमीशन, एटीसी, कमीशन रिसिप्ट। अच्छा, आउटफ्लो का कुछ एग्जांपल, बिजनेस में क्या आउटफ्लो हो सकता है? सर कैश परचेज,
पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, जितने भी खर्चे वगैरह है वो हम पे करते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि सैलरी हो गई, जैसे कि वेजेज हो गए, ठीक, यही सारे हैं। और टैक्स पेड, क्या ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है? नहीं, ये कंपनी का प्रॉफिट पे जो कमाई है उस पे लगने वाला टैक्स है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ईटीसी। चलो, दूसरा मैंने पढ़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ, परचेज एंड, थोड़ा ना स्पेस बना के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंसिंग का भी तो लिखना है। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में सर बता दो फटाफट से। अगर इनफ्लो की बात करें तो बड़ा सिंपल है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, प्लस इसके कमाई जो है सेल करके तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वजह से, मान लो एक और चीज है, इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें जो इनकम आ रही होती है, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसिव्ड, ईटीसी। डिटेल में देखेंगे अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मैं तो बस समझा रहा हूं आपको। आउटफ्लो में क्या आएगा? आउटफ्लो में सर जब परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। सर इनको जब सेल करते हैं तो कई बार क्या लगता है? कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। चलो, फाइनेंसिंग में क्या आता है बोलेंगे जरा एक साथ फटाफट से। एक्टिविटी रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखोगे, रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड फॉर कैश, ठीक। दूसरा बैंक लोन, तीसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में क्या आता है? सब चीज, लोन लिया था आप पे कर रहे हैं, ठीक, डिबेंचर इश्यू किया था आप रिडीम्ड कर रहे हैं, बॉन्ड इश्यू किया था रिडीम्ड कर रहे हैं। चलो, चौथा, सर ये जो है, जो हमने फाइनेंसिंग कर रखी है, इससे रिलेटेड जो कॉस्ट है इसी में आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेड, जैसे कि डिविडेंड पेड। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ रेंट रिसीव्ड है, रेंट पेड भी कर दूं? नहीं, रेंट पेड तो नॉर्मल खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो के रूप में दिखाएंगे। और क्या ले सकते हैं सर? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर कुछ है तो ईटीसी कह दीजिए। चलो, एक और लाइन लिखता हूं, कैश फ्लो प्रोवाइड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिक्विडिटी पोजीशन, किसी भी कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है कैश फ्लो को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक। सॉल्वेंसी पोजीशन, थर्ड नंबर क्वालिटी ऑफ अर्निंग, समझ में आया क्या? क्वालिटी ऑफ अर्निंग समझाया था,
कमाई हो जरूरी नहीं है, कमाई कैश के रूप में भी बीच बीच में आनी चाहिए, नहीं तो अपने खर्चे कैसे पे करूंगा। चलो अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। नोट नंबर 1, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, ये दो तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड है, एक डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड, बच्चों को कंफ्यूजन इनडायरेक्ट मेथड में होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या है भाई साहब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जितने भी इनफ्लो है ले लो और घटा दो आउटफ्लो। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, ग्रॉस इनफ्लो लोगे और लिस्ट कर दोगे ग्रॉस आउटफ्लो। ग्रॉस मतलब टोटल, ठीक। टोटल इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा दोगे। इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करके उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट इज मेड टू नेट प्रॉफिट एंड converted into cash flow from operating activity। ठीक है, नेट प्रॉफिट में हम एडजस्टमेंट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलो तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड से ही शुरू करता हूं। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाओ तो यहां पे लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, एक कॉलम में भी चलेगा या बच्चे दो कॉलम भी रख सकते हो, एक वर्किंग दिखा देना और एक फाइनल। ठीक, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है ट्रांजेक्शन वो दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो। जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इसको निकालने के दो तरीके हैं। ठीक, पहला तरीका क्या था कि डायरेक्ट सारे इनफ्लो दिखाओ आउटफ्लो घटा दो, हो गया। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट, यानी कि नेट प्रॉफिट तो आपको पता है, उसी में चेंजेस करके कैश फ्लो तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो मैं इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करता हूं। चलो लिखेंगे नेट प्रॉफिट, इसी को पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, एड प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बना है, आप परेशान ना होना। ठीक है, ये मैं नोट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही चाहिए आपको, पीबीटी से शुरू करेंगे। आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट अब समझाते रहो, तो चलो जैसे जैसे मैं चीजें लिखता हूं इसको डिकोड करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, पहले मैंने लिखा, किससे शुरुआत करी, नेट प्रॉफिट या पैट। ठीक है। पता है पीएल को इमेजिन करना जरा, पीएल में पैट कैसे आया होता है, इधर सारे इनकम होते हैं, इधर सारे एक्सपेंस होते हैं, पैट से पहले प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, याद है कुछ, प्रोविजन फॉर टैक्स डलता है पीएल में, और अंत में आता है पैट। ये पैट को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि सर यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश इनफ्लो, मेरी कमाई तो दे ही रखा है। इसलिए इस पैट में एक समस्या है, समस्या नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, इट्स अ प्रोविजन। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स जितना है
उतना हमने टैक्स पे किया है नहीं। जब होता क्या है, ये रहा फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे बैलेंस शीट पीएल बना रहे हो, ठीक। हम टैक्स जो एस्टिमेट करते हैं ना उसका प्रोविजन डालते हैं। और टैक्स पे कब होता है सर? जब ये बन जाएगा, आगे रिटर्न भरने का टाइम आएगा, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब हम टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स पे करते हैं, ये है सर आउटफ्लो। पर ये जो प्रोविजन बना रखा है ये तो बस क्या है, पीएल में डाला है, आउटफ्लो तो है नहीं, नॉट आउटफ्लो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं तो घटाना तो चाहिए, टैक्स पेड घट गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम एक काम कर लेते हैं, प्रोविजन को जोड़ देते हैं और थोड़ी देर में नीचे टैक्स पेड घटा देंगे। यहीं पे नहीं घटा सकते, प्रेजेंटेशन थोड़ा जैसा हमारा फॉर्मेट है वैसा करेंगे, ठीक। तो इसलिए हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ लिया, क्योंकि ये आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है टैक्स पेड। टैक्स पेड नीचे घटाएंगे, ठीक है। चलो, ये आया पीबीटी। अब इसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है नॉन कैश आइटम्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, जैसे कि हाँ जी रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ बोल दिया, इंटेंजिबल रिटर्न ऑफ बोल दिया। रिटर्न ऑफ का मतलब जो राइट ऑफ हो रखे हैं पीएल में। अगर ये घटे हैं पीएल से तो जोड़ना पड़ेगा। ये क्यों कर रहे हैं, अब आ जाओ वापस यहाँ पे, टैक्स का समझ में, इरेज कर दू जरा। प्रोविजन क्यों जोड़ते हैं सर? प्रोविजन पे नहीं हुआ है, पे तो बाद में टैक्स पेड हुआ होता है। टैक्स पेड घटाएंगे, हाँ थोड़ी देर में घटाऊंगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, पीएल में तो डिप्सन भी आता है, इंटेंजिबल है तो उसका एमोटाइजेशन भी खर्चे के रूप में राइट ऑफ हुआ होगा। कई बार इंटेंजिबल को राइट ऑफ करना पड़ता है, तो राइट ऑफ के जो खर्चे, प्रीमिलरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो गया, इंटेंजिबल राइट ऑफ हो गया, क्या इन खर्चों के लिए कैश आउटफ्लो हुआ होता है? नो, दीज आर द नॉन कैश एक्सपेंस। पर ये तो पीएल निकालते टाइम घट गए हैं ना, तो क्या करूं, वापस से सर जोड़ दीजिए। तो इसलिए हमने क्या किया, वापस से जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आज इतनी डिटेल में एक एक बात को पढ़ के समझेंगे कि आपको कभी भी कैश फ्लो में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चलो, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब सर, ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम डालते हैं। नॉन ऑपरेटिंग मतलब ये ऑपरेटिंग में नहीं डलने चाहिए, ये डलने चाहिए इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। सर ऐसा भी कोई चीज है क्या जो ये पैट निकालते टाइम ऑपरेटिंग में डल गया है? बिल्कुल है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए बच्चे इंटरेस्ट पे हुआ है, तो ये तो पैट पैट निकालते टाइम घटा होगा, बोलो फटाफट से। पर इंटरेस्ट पेड हमें कहाँ दिखाना था? हमें तो दिखाना है सर इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में, तो गड़बड़ हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ दो इंटरेस्ट पेड, ठीक। सर इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम के रूप में आया होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओ माय गॉड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, बॉन्ड डिबेंचर या लोन दिया होगा तब इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड हुआ है तो ये पीएल में जुड़ा होगा प्रॉफिट में। मुझे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट, कोई अगर हम प्रॉफिट कमाए होते हैं तो ये पीएल में इधर साइड आया होता है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों सर? फाइनेंसिंग के रिलेटेड, सर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ये आइटम है। जब हम इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो सेल प्राइस जो भी सेल प्रोसीड होगा वो दिखाएंगे।
सेल प्रोसीड निकलता कैसे, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के, प्रॉफिट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, हम तो इनफ्लो टोटल इतना दिखाएंगे तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा। जब इन्वेस्टिंग में ऑलरेडी आ रहा है तो यहां पे तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम घटाएंगे क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। वैसे ही लॉस हो गया होता है, कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल करने में लॉस हुआ तो इधर डेबिट हुआ होगा, प्रॉफिट में घटा होगा निकालते टाइम, पर ये तो यहां नहीं आता। इन्वेस्टमेंट बिका, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस है वो तो यहीं पे आ जाएगा। कैसे सर, जब हम सेल प्रोसीड लिखेंगे ना, सेल प्रोसीड ऑलरेडी कॉस्ट में प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करके आता है, प्रॉफिट है तो जुड़ के, लॉस है तो घट के, तो सेल प्रोसीड तो ऑलरेडी इंक्लूड करता है प्रॉफिट लॉस। और ये तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे ही, क्योंकि फिक्स एसेट बिका है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, तो यहाँ ऑपरेटिंग से तो हटाना पड़ेगा ना, तो हटा दो जरा, घटा है जोड़ दो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट याद रहेगा क्या, यानी कि फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बी का उस पर प्रॉफिट लॉस, ये हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड हुआ है, ये हटाना पड़ेगा, क्यों, पीएल में तो डले हैं पर ये यहाँ के आइटम नहीं है, ठीक, ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड आइटम है, ठीक है। जब इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग आएगा तब हम दिखा देंगे उसमें, और क्या। ऐड करोगे इंटरेस्ट पेड, अगर रिसीव्ड है तो जुड़ा होगा पीएल में, घटाओगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। कई बार डिविडेंड मिला होता है वो भी हम लिखे होते हैं, तो डिविडेंड भी घटाओगे। क्यों सर, ये पीएल में तो आए होते हैं पर ये है कहाँ पे ले जाने वाले आइटम, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसिप्ट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाना है, ठीक। फिर इन्वेस्टमेंट बिका तो उस पर जो प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट है तो जुड़ा होगा घटाओगे, लॉस है तो पीएल में घटा होगा जोड़ोगे, ठीक चलो, और क्या करना है, दो चीज एडजस्ट किया मैंने। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, करेक्ट। अभी इस पे वर्किंग नोट पढ़ना है, पैट ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है। उसमें पीबीटी सबसे पहले निकालना है, क्यों सर, सबसे पहला एडजस्टमेंट आपने सिखाया, प्रोविजन कोई आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लो तो टैक्स पेड है, तो प्रोविजन जोड़ो तो टैक्स पेड घटा देंगे। दूसरा नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग सर, ये नीचे आएंगे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में, तो यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आता है एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैं एक काम करता हूं, क्या है ना, हमें कुछ नोट्स भी लिखने हैं, तो मैं इस फॉर्मेट को स्टार्ट तो कर दिया हूं, थोड़ा नोट को भी नीचे लिखते जाता हूं। चलो इसको यहीं रहने देते हैं, थोड़ा हम स्पेस रखते हैं, और यहाँ पे वर्किंग नोट शुरू करते हैं। स्पेस सफिशियंट है नहीं, थोड़ा और देना पड़ेगा स्पेस, स्पेस रखना आप। अभी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आएगा, एक काम करते हैं, वर्किंग नोट में नेक्स्ट पेज से शुरू करता हूँ। चलो सबसे पहला वर्किंग नोट देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस, रिसीव्ड ऑन एडवांस सर कई बार इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है ना, वो एडवांस मनी पे भी हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, अब चलो इसमें कर लेते हैं,
अगर इंटरेस्ट हमें लोन पे रिसीव हुआ है, लोन किसी को दिया था, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये जो इंटरेस्ट मिला है ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरेस्ट कई बार मिलता है, हम एडवांस अपने सब्सिडरी कंपनी को देते हैं, एडवांस टू सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक। जब हम सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में दिखाते हैं, उसको एडवांस दिया, उस पे इंटरेस्ट कमाया, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक। लेकिन कई बार हमें इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है जब हम एडवांस दे देते हैं सप्लायर को, पैसों की जरूरत थी, सप्लायर थोड़ा एडवांस मांगा, दे दिया। इम्प्लॉई कई बार एडवांस ले लेते हैं, ब्याज देने को तैयार है, ठीक। अब सप्लायर को एडवांस दे दिया, इम्प्लॉई को एडवांस दे दिया, ये तो नॉर्मल बिजनेस में कभी ना कभी होते रहता है ना, कि मान लो जो मेरा सप्लायर है, गुड्स तो बाद में सप्लाई करेगा, पहले पैसा ले लिया, उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट पे किया। सिमिलरली इम्प्लॉई को कई बार, जनरली लोग इम्प्लॉई को एडवांस देता है तो नहीं लेता है इंटरेस्ट, मान लो लिया, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। समझ में आया क्या? ठीक। आ गया एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। इंक्रीज इन करेंट एसेट, तो इसको आउटफ्लो मानोगे, ठीक। और डिक्रीज इन करेंट एसेट तो इनफ्लो मानोगे। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इनफ्लो मानोगे। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, आउटफ्लो मानोगे। ठीक। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगेन अपना पीएल जिंदाबाद, पीएल पे आ जाओ, ध्यान से देखना। पीएल में मान लो कोई खर्चा डाला है, फॉर एग्जांपल सैलरी 15,000। आपने पीएल बनाते हुए पढ़ा होगा कि जो भी सैलरी एक्रूड हो जाते हैं ना, सारे डालते हैं, जो खर्चे हुए चाहे पे हुए हो या ना हुए हो। इट मीन्स अगर सैलरी पेड है 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग है इस साल में, मान लो ये 2023 था, 2024, सिर्फ इस साल आउटस्टैंडिंग है 5,000, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पहले कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, सिंपल एडजस्टमेंट समझा रहा हूं। 5,000 टोटल सैलरी का खर्चा कितना जो पीएल में गया होगा 15,000। क्यों सर? पीएल में जो खर्चे जाते हैं ना वो एक्रूवल बेसिस पे जाते हैं, एक्सपेंस एक्रूड जाते हैं। तो गड़बड़ है, पीएल में घट गया है 15,000, पर कैश आउटफ्लो तो हुआ होगा सिर्फ 10,000 के लिए। बोलो फटाफट से। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हमें सिर्फ कैश आउटफ्लो चाहिए, तो अगर पीएल में ये जो पैट है इसमें 15,000 कोई चीज घटी है और घटना चाहिए था सिर्फ 10,000, मैं 5,000 जोड़ दूंगा तो वापस से ठीक नहीं हो जाएगा? 15,000 कोई चीज घट गया था, ठीक है, 5,000 जोड़ दूंगा तो नेट में 10,000 घटेगा ना। बोलो फटाफट से। यही मेरा आउटफ्लो है, जो पे हुआ है वही तो आउटफ्लो है, जो एक्सपेंस हमने बुक किया है दैट इज अन एक्रूवल कंसेप्ट। और हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक्रूवल जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो कैश कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है इससे मतलब है। तो एक काम कर सकते हैं, ऑलरेडी पैट में जुड़ा होगा 15,000 घटा होगा सैलरी, ठीक। अगर इसमें 5,000 जोड़ दूं तो एडजस्टमेंट कंप्लीट। इस 5,000 को क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ये करेंट लायबिलिटी तो बड़ा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया है, पहले कुछ नहीं था, इस बार 5,000, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो यानी कि करेंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट क्यों कर रहे हैं?
सर जो खर्चे या जो रेवेन्यू एक्रूवल में हो रखे हैं उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली करेंट एसेट को क्यों कर रहे हैं? सर जो खर्चे या रेवेन्यू जो पीएल में डले हैं एक्रूवल बेसिस से उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। एसेट का एग्जांपल ले लो, चलो सैलरी पे किया है 20,000, ठीक, जिसमें एडवांस सैलरी दिया है 8,000, करेक्ट। अब बताओ एक्चुअल में सैलरी एक्सपेंस कितना पीएल में गया होगा? 12,000, क्योंकि ये तो खर्चा हुआ है, ये तो एडवांस है, एडवांस तो हमारे लिए करेंट एसेट है, खर्चा थोड़ी ना है। तो भले ही आउटफ्लो 20,000 हुआ है, पीएल में तो सिर्फ 12,000 घटा है, तो गड़बड़ हो गई। पीएल को हम लेके बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें सिर्फ 12,000 घटा है, पर घटना चाहिए था कितना? बोलो फटाफट से। 20,000। क्यों? क्योंकि सर 20,000 पे हुआ है, एडवांस भी तो 8,000 पे हुआ है, तो हम एक काम नहीं कर सकते, पैट है, ठीक, 12,000 पैट में डिडक्ट हो चुका है, 8,000 और डिडक्ट होना था, 8,000 और घटा दीजिए, ये लीजिए, हो गया एडजस्टमेंट। जो एक्रूअल बेसिस पे चार्ज हो रखा था वो कैश बेसिस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। एडवांस जो इस बार का है ये है करेंट एसेट, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट को हम आउटफ्लो के रूप में अगर दिखा देंगे तो ऑलरेडी जो एक्रूअल पे चार्ज हो रखे हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ करेंट एसेट सिर्फ इसलिए किया जाता है टू कन्वर्ट क्या चीज? आइटम ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू फ्रॉम एक्रूवल टू कैश। समझ में आया क्या? याद कैसे रखें? आउटफ्लो इनफ्लो तो याद रखने के लिए, अब समझाने के लिए तो मैं खर्चे का एग्जांपल लिया, याद रखने के लिए सिंपल, करेंट एसेट बढ़ा है, मान लो परचेज हुआ है कोई एसेट, है ना, इन्वेस्टमेंट हुई है करेंट एसेट में, आउटफ्लो है। करेंट एसेट डिक्रीज हुआ है, मान लो करेंट एसेट सेल हुआ है, इनफ्लो है। सिंपल, यही तो करा रखा है यहाँ पे। सिमिलरली करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, मान लो कि कोई करेंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है? मान लो कोई बोरोइंग है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, बोरोइंग लेना नहीं है, बस दिमाग में एग्जांपल, बोरोइंग तो फाइनेंसिंग में आएगा चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्यों ना हो, ठीक। यहाँ पे ले भी सकते हैं बोरोइंग को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या फिर फाइनेंसिंग में भी दिखाने से चलेगा। तो फाइनेंसिंग में बोरोइंग दिखाना, ये ज्यादातर देखोगे तो फाइनेंसिंग में दिखाया होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे कि करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लायबिलिटी इनकर्ड हुआ, हमने मान लो कि बोरोइंग किया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो इनफ्लो है। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी पे हुआ होगा, आउटफ्लो है। याद रखने के लिए ऐसा रखो, ठीक। चलो वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 यही है, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें सबसे पहला है करेंट एसेट डज नॉट इंक्लूड, करेंट एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? कैश, कैश, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट है कि जब आप ऑर्डर दोगे तब आपको मिल जाएगा, ठीक। इक्विवेलेंट टू कैश इक्विवेलेंट होते हैं ये। एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटी जिसके टेन्योर कम होता है, हाईली लिक्विड होते हैं, जब मन तब बेच के पैसा ले आ सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात, मार्केटेबल सिक्योरिटी है लेस वोलेटाइल, वोलेटिलिटी भी ज्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आज 100 रुपए में खरीदा, कल गए तो 50 रुपए में बिक रहा है, बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं। स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज होता है इनमें। इनमें रेट ऑफ रिटर्न बड़ा कम होता है, वोलेटिलिटी बड़ा कम होता है, हाईली लिक्विड होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड हो गए, कोई शॉर्ट टर्म ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो इजिली बिक जाए। ये क्यों नहीं लेते करेंट एसेट में? क्योंकि ये
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और ये लेंगे नीचे। इसका अलग से एक जगह है। नेट चेंजेज इन कैश में जो भी नेट चेंजेज इन कैश आएगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ते हैं तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। तो जब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नीचे लेंगे तो ऊपर लेना नहीं है आपको। दूसरा, करेंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। करेंट लायबिलिटी नहीं इंक्लूड करेगा क्या? एक नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी ऊपर ले लिया है हमने। दूसरा, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड या फिर डिविडेंड पेएबल। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, ये तो करेंट लायबिलिटी है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने शुरुआत करी है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट में तो प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेएबल जो है उसकी एडजस्टमेंट हुई ही नहीं होती है। प्रपोज डिविडेंड तो प्रॉफिट जो आया है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद डिविडेंड प्रपोज होता है, तो इसलिए आपको नहीं लेना है, ठीक है। थर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्यों नहीं लेना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसलिए नहीं लेना कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग का दो ट्रीटमेंट हो सकता है, ताकि करेंट लायबिलिटी में ले भी लो ऊपर। अगर ऊपर लोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखा सकते, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दो। तो अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो करेंट लायबिलिटी में नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो कर ही रहे। कोई आइटम का सिर्फ एक बार ही ट्रीटमेंट होता है। अगर एक बार कहीं पे ट्रीटमेंट कर दिया तो दोबारा नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर जोड़ दिया तो करेंट लायबिलिटी में नहीं ले रहा हूं। डिविडेंड पेबल, क्योंकि नेट प्रॉफिट में डिविडेंड जो है, प्रपोज डिविडेंड, इनका एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं होता है। डिविडेंड का तो बात बनती है नेट प्रॉफिट के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन में, इसलिए नहीं ले रहे हैं, ठीक। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, इसलिए नहीं ले रहे। तो यहां पे मैंने लिखा है इस बात को, कहीं तो मेंशन कर दिया था, ये रहा, ठीक। याद रहेगा क्या? इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन करते टाइम देख लेंगे उन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग को कहाँ डाला है। जब आप 11th-12th में पढ़ते हो तो दोनों टीचर पढ़ा रहा होता है, ठीक, कि शॉर्ट टर्म बोरिंग को करंट लायबिलिटी में भी ले सकते हैं या फिर फाइनेंसिंग में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ फाइनेंसिंग में दिखा देना। ट्रीटमेंट दोनों कर सकते हैं, एक बार देखेंगे इंस्टीट्यूट क्या लिखता है इस पे। चलो, थर्ड वर्किंग नोट, व्हेन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, व्हेन, आप तो सर कैलकुलेशन शुरू ही कर रहे हो नेट प्रॉफिट से, ये रहा पैट से, पैट ही ना दिया हो तो बताता हूं। व्हेन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर पैट इज नॉट गिवन, तो हम निकाल लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी। कैसे निकाल लेंगे, पहले लेजर से समझाता हूं, फिर नॉर्मली जोड़ के भी बता दूंगा कैसे आता है। हम बना देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक, वर्किंग नोट में। ध्यान से सुनिएगा जरा। पीएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा, ठीक। रिटेन अर्निंग दिया होता है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया होता है, उसकी जब डिटेल खोलोगे, अगर कुछ भी डिटेल नहीं दिया तो मानेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन है। उसकी डिटेल खोलोगे तो उसमें होता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पीएल अप्रोप्रिएशन, ये यही है, ठीक। ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इस बार कोई कमाई करा हमने तो ये जुड़ेगा नेट प्रॉफिट,
इसी को मैं बोल रहा हूं पैट, इसी से कैलकुलेशन शुरू किया था, यही चाहिए। दूसरा, सर इधर तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बैलेंस सीडी। पीएल अप्रोप्रिएशन से क्या होता है, सर कोई इंतरिम डिविडेंड पे हुआ है, अगर कोई इंतरिम डिविडेंड पे हुआ है, सर कोई फाइनल डिविडेंड प्रपोज हुआ है, प्रपोज डिविडेंड। कई बार ये डिविडेंड पे नहीं हुआ होता, इंतरिम डिविडेंड पेमेंट का रूल पता है क्या है, कि जब भी डिक्लेयर हो जाता है डिविडेंड 30 डेज के अंदर पे करना होता है। इंतरिम डिविडेंड मतलब ड्यूरिंग द ईयर, जैसे हम कमा रहे हैं, कमाई में से कुछ हिस्सा डिविडेंड दे दिया, तो ये पेड ही होता है, ठीक, इसलिए मैंने डिविडेंड पेड लिखा है, ठीक। पैट में से जो हम कमा लेते हैं, कई बार हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां लिख दो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना अभी। अब रिजर्व का नाम कुछ भी हो सकता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रिजर्व में अगर ट्रांसफर किया है आएगा। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, सेकेंड अप्रोच, चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग बोल सकता है, या पीएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट से दे सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा चेंज, मतलब सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक, प्लस, बताओ ये निकालना हो मुझे, खुद से बताना, ये निकालना हो कैसे निकलेगा, डेबिट साइड का सब जोड़ दो, क्रेडिट साइड का ये घटा दो, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा दिया तो चेंज आ गया, और ये सारे जोड़ना है मुझे टू प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कोई है तो, टू इंतरिम डिविडेंड अगर कुछ है तो, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ध्यान देंगे जरा, ट्रांसफर टू रिजर्व में वर्क इंपोर्टेंट कुछ नोट करवाया था। रिजर्व में ट्रांसफर वही जोड़ेंगे, बताओ तो ये पैट आ जाएगा, रिजर्व का ट्रांसफर वही जोड़ेंगे, बोलेंगे जरा एक साथ, जो पीएल अप्रोप्रिएशन से हुआ हो। आउट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन लिख दूं, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्या कोई ऐसा भी रिजर्व है जो बिना पीएल अप्रोप्रिएशन के बनता है? बिल्कुल, मान लीजिए कोई एसेट सेल हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, यहाँ पे 2023 है, 2024 है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है 1,80,000, एक छोटा फिगर ले लेते हैं, 80,000, ठीक, 1,20,000, 40,000 रिजर्व इंक्रीज हुआ है। कुछ ना बोले तो हम क्या मानते हैं कि ये रिजर्व क्या बना है, पीएल से बना है, ऐड करेंगे, या फिर ऐसे बनाते हो तो यहां पे डालोगे, लेकिन लिखता है ड्यूरिंग द ईयर, बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। एक बिल्डिंग बिका कितने की प्रॉफिट में, 30,000 के प्रॉफिट में, देखो, एंड प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कह रहा है कि जो कैपिटल रिजर्व हमारा इस बार का है वो कितना है, कितने से बड़ा है, 40,000, लेकिन कह रहा है साल में 30,000 का एक प्रॉफिट कमाया था बिल्डिंग बेच के, जो कैपिटल रिजर्व में भेज दिया था,
तो पीएल से तो सिर्फ 10,000 बना होगा। क्यों सर? 30,000 जो कैपिटल रिजर्व है वो तो बिल्डिंग के प्रॉफिट का है, तो ये तो पीएल से बना ही नहीं होगा। कैसे? जर्नल एंट्री अगर पास करे होंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट करे होंगे टू बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व, 30,000 प्रॉफिट पे बिका है बिल्डिंग। अब ये कैपिटल रिजर्व बना है, ये पीएल से बना है क्या? नहीं, बिल्डिंग बेस से बना है। तो यहाँ तो आया ही नहीं पीएल में, जब पीएल में आया ही नहीं वो 30,000 तो जोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए लिखा है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक। सिमिलरली कई बार रिजर्व बन गया होता है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, एसेट की रिवैल्यूएशन हुई उस वजह से रिजर्व में कैपिटलाइज कर दिया हमने। मान लो कैपिटल रिजर्व लिखा है और बोला है एसेट रिवैल्यूएशन की वजह से ये बना है, तब फिर पीएल से बना नहीं। एसेट का इंक्रीज या वैल्यू, तो हमने जो इंक्रीज है रिवैल्यूएशन है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया। तो क्या ये पीएल से बना है? नहीं। ये पीएल अप्रोप्रिएशन से जब रिजर्व बना ही नहीं है पीएल अप्रोप्रिएशन से, तो क्या पैट निकालते टाइम जोड़ेंगे? नहीं। पैट निकालते टाइम वही रिजर्व जोड़ेंगे जो पीएल अप्रोप्रिएशन से बना हो। ठीक है। सिमिलरली अब ये चीज ध्यान देना है, आगे क्वेश्चन में आएगा। सिमिलरली इग्नोर रिजर्व क्रिएटेड ड्यू टू एसेट्स रिवैल्यूएशन। इग्नोर करेंगे एसेट की रिवैल्यूएशन से अगर कोई रिजर्व बना है तो। समझ में आया? चलो, तो समझ में आया। अगर पैट ना दिया हो यहाँ पे तो कैसे लेंगे? अब इसी को मैंने यहाँ पे अगर देखोगे तो सीधा लिख दिया है, रिटेन अर्निंग उठाएंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन एंड डिविडेंड जो है चाहे इंतरिम फाइनल जोड़ दोगे तो पैट आ जाएगा। और यहाँ पे नोट्स करवाते टाइम नीचे वर्किंग में लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, पढ़ा सेम ही चल रहा हूँ, सारे चीज वहां पे लिखा हुआ है नोट्स में, लिखने का तरीका अलग है। वो समराइज नोट्स बनाते टाइम मैंने वैसे लिख दिया, या अभी पढ़ाते टाइम ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आएगा इसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर घटाएंगे टैक्स पेड, ये कौन सा है? कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स है, नेट ऑफ रिफंड। कई बार टैक्स पे करते हैं 1,20,000 रिफंड आ गया, तो नेट में आउटफ्लो कितना हुआ होगा? 80,000, नेट ऑफ रिफंड सीधा दिखा दिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ होगा वो डाल दोगे। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक, और फाइनल फिगर को अगर मैं दो कॉलम बना रखा हूं तो यहां लिख दूंगा, एक ही कॉलम में बना सकते हो। देखो, आपने एक बात ध्यान दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का सेपरेट मैंने डिस्क्लोजर किया है अलग से। मैं ऊपर भी लिख सकता था, इनफ्लो है तो इनफ्लो में, आउटफ्लो है तो आउटफ्लो में, पर मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का सेपरेट डिस्क्लोजर किया है। क्यों? हमने पढ़ा है ना AS5, उसमें कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वैसे तो मैंने बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, नेचर एंड अमाउंट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। देखो कर रहे हैं, याद रहेगा? चलो लिख लो जरा, थर्ड वर्किंग है कि फोर्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
AS5 बोलता है ना, क्या बोलता है? नेचर एंड अमाउंट shall be disclosed separately. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल सर, इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट, कोई कंपेंसेशन रिसीव हुआ, ठीक है। ये चीज अगर आप नोट्स में भी देखोगे इंस्टीट्यूट के, बुक तो मैंने देखा नहीं, कहीं ना कहीं इसको इस पे तो AS भी है ना, AS3। चलो छोड़ो, ये नोट्स को छोड़ो, मारो गोली, हम जो पढ़ रहे हैं अपने तरीके से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हो गया। बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहला, मान लो परचेज किया है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, ठीक, आउटफ्लो है, ठीक है। दूसरा, सेल किया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो है। सेल में हमें लेना होता है सेल प्रोसीड, जो पैसा आया, यानी कि कोई कमीशन वगैरह है तो काट छांट के जो नेट में आया सेल प्रोसीड, ऐसे ही इसमें नेट प्रोसीड लेना होता है। नेट प्रोसीड का मतलब कोई चीज अगर हम पे कर रहे हैं, नेट आउटफ्लो कहने का मतलब टोटल लिख देता हूं, ठीक। कोई चीज हम पे कर रहे हैं, मान लो फिक्स सेट परचेज किया या कुछ किया, उसमें कमीशन वगैरह कुछ जुड़ा है, सब चीज जोड़ जाड़ के कितना मुझे आउटफ्लो देना पड़ा, ये लेना पड़ेगा। थर्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड, ठीक है, इनफ्लो है। इन्वेस्टमेंट की वजह से होने वाली कमाई यहीं पे लोगे। चौथा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल, कैपिटल गेन लिख देता हूं सीधा, कैपिटल गेन टैक्स यहीं पे लोगे। क्यों? ये तो आउटफ्लो है, इस वजह से सर, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट बिका होगा तभी कैपिटल गेन लगा होगा, इस वजह से यहाँ पे ले रहे हैं। नेक्स्ट, पता है आपको हायर परचेज में दो चीजें होता है, 5 नंबर वर्किंग लिख लो, हायर परचेज। हायर परचेज में कोई एसेट खरीदते हैं तो एक होता है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में, और दूसरा होता है इंटरेस्ट या फिर फाइनेंस चार्ज। यस, ये जो कैश प्राइस है ना, ये हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, आउटफ्लो है। और ये जो इंटरेस्ट या फिर फाइनेंसिंग चार्ज पे कर रहे हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं ऊपर सटीक तरीके से? कहा गया, कैश प्राइस ऑफ हायर परचेज, ठीक। चलो इतना लेते हैं तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो लास्ट, सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो इतना करने के बावजूद स्पेस की कमी हो गई, अब इतना नीचे लिख दिया, क्या करूं मैं? चलो एडजस्ट कर लेंगे इसी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जरा बताना सर, जितना भी हम फंड रेज करते हैं, ठीक, याद रखने का तरीका,
जितना भी हम फंड रेज करते हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ बॉन्ड हो गया, डिवेंचर, शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक, बैंक लोन, बैंक लोन का इश्यू नहीं बोलते, बैंक लोन रेज्ड बोलते हैं, एक ही लाइन में लिखना है, इस वजह से लिखता हूं फॉर कैश। ये क्या लिख दिया सर आपने? कैश के लिए, तभी तो कैश इनफ्लो में आएगा। मान लो एसेट खरीदा था और उसके लिए शेयर इश्यू कर दिया, तो ना कैश आया ना कैश गया। तो जो एसेट खरीदा वो इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे नहीं, आउटफ्लो में, और जो शेयर इश्यू किया वो इनफ्लो में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कैश नहीं आया। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होना जरूरी है। समझ में आया क्या? रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर बॉन्ड, बॉन्ड की रिडीम्शन होती है, डिबेंचर, ठीक, ये सारी चीजें। कैश में कई बार बाईबैक हो जाता है। चलो, थर्ड है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। इवन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। चलो, नेक्स्ट है, एक और लास्ट लिखता हूँ, फिर कुछ कुछ चीज वर्किंग नोट में लिखा दूंगा, ठीक है। फाइनेंस चार्ज जो ऊपर लिखा ना मैंने, फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट किसके केस में? हायर परचेज। तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो, थोड़ा ना हमने गड़बड़ कर लिया है, हमें इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक, और फाइनल फिगर को सेकंड कॉलम में डाल देंगे। तो ये आता है, आप एडजस्ट करना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है। नेट चेंजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, इसमें अगर ओपनिंग जोड़ देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये मैच करना चाहिए किससे? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, ठीक। चलो, एक और चीज लिखो वर्किंग नोट्स में, छठा नंबर। आपने फाइनेंस लीज पढ़ा है? फाइनेंस लीज, मान लो फाइनेंस लीज में मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, कोई एसेट मैंने फाइनेंस लीज पे लिया है, ठीक, इंस्टॉलमेंट पेड। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, भैया लेसर का रीपेमेंट हो रहा होता है, और दूसरा फाइनेंस चार्ज। याद आ रहा है कुछ? S19 जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके दो हिस्से करते हैं, एक फाइनेंस चार्ज और दूसरा रीपेमेंट टू लेसर। ये जो है रीपेमेंट, और ये जो है, ये क्या है? कैपिटल का रीपेमेंट है, जस्ट लाइक अ लोन रीपेमेंट, ठीक, और ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्सपेंस, ठीक है। याद रहेगा क्या? चलो आगे बढ़े, बोलो फटाफट से। अब कुछ रिलेवेंट लेजर डिस्कस करते हैं। सम रिलेवेंट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स एंड लेजर। उसमें सबसे पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स।
प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो आगे बढ़े क्या। तो पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स दे तो इसका लेजर बड़ा सिंपल होता है। ये देख लो तो प्रपोज डिविडेंड का ऑटोमेटिकली आसान लगेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी। तो बाय बैलेंस बीडी इधर ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, इधर क्लोजिंग बैलेंस। इस पर अगर कोई प्रोविजन बना है पीएल से तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितना टैक्स पेड हो जाता है तो इधर बैंक अकाउंट। ये क्या है, टैक्स पेड, और ये क्या है, करेंट ईयर का प्रोविजन। क्या इन दोनों की जरूरत है हमें? बिल्कुल। कहाँ पे है सर? करेंट ईयर प्रोविजन पीबीटी निकालने में काम आता है, पैट में पीबीटी जोड़ते हैं। एंड टैक्स पेड जो है, टैक्स पेड जो है ये नीचे घटाने में काम आता है। ये दोनों में से कोई एक ही देगा तो दूसरा हम निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 2023 ये बैलेंस शीट में दे रखा है 2024 प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, करेक्ट, 50,000, और नीचे आपको अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना? तो टैक्स पेड दे रखा है 45,000। अब बताओ यहां पे अगर मैं फिगर डालूं, ओपनिंग प्रोविजन था 30,000, क्लोजिंग प्रोविजन है 50,000। एक बार कर लेते हैं, इसमें मत डालो, ये नोट्स के रूप में काम आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग प्रोविजन है 30,000, क्लोजिंग प्रोविजन है 50,000, टैक्स पेड है टू बैंक 45,000। तो करेंट ईयर का प्रोविजन नहीं निकल जाएगा? बोलेंगे जरा, 45 प्लस 50 माइनस 30, 65,000। क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्योंकि सर ये मुझे चाहिए, पैट में वापस जोड़ना है मुझे करेंट ईयर का प्रोविजन। और ये नीचे घटाते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते टाइम। सेकंड, मान लो ये दिया ही नहीं, ये तो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस। सेकंड केस, टैक्स पेड दिया ही नहीं। सेकंड केस 2023 2024 प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको 40,000, 55,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कुछ नहीं है, ठीक। एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड या करंट ईयर का प्रोविजन दे, दोनों में से कोई एक दे तो दूसरा निकल जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई दे ही ना तो हम मानते हैं जो करेंट ईयर में ये बना है ना, ये करेंट ईयर का प्रोविजन है। और जो ओपनिंग प्रोविजन था पिछली बार जो बनाया था टैक्स पे करने के लिए, ये टैक्स पेड हो रखा है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करोगे, ऊपर जोड़ोगे पीबीटी निकालते टाइम, इससे नीचे घटाओगे। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी दे दे टैक्स पेड या प्रोविजन, तब तो हम निकाल लेंगे, एक दिया रहेगा दूसरा निकाल लेंगे, ठीक। कई बार प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ साथ टैक्स पेड भी देता है अकाउंट, एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका लेजर देख लो।
एडवांस टैक्स अगर पेड हो रखा है, ओपनिंग बैलेंस है, तो ये करेंट एसेट अपने लिए ठीक। इस बार कुछ पे हुआ तो जुड़ जाएगा इसमें, ठीक। इस बार जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा टैक्स पेड से, तो भाई प्रोविजन फॉर टैक्स बाई बैलेंस शीट, ये रहा। चलो, सेकंड जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड अगर दिया है आपको, ये यूजुअली क्या मानते हैं, ये फाइनल डिविडेंड का प्रपोज डिविडेंड है, इंतरिम का क्यों नहीं? सर इंतरिम डिविडेंड तो ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज हुआ, डिक्लेयर हुआ, पे हो गया। फॉर फाइनल डिविडेंड, क्योंकि कमाई तो हुई है साल भर, अंत में पता चलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के, ठीक। फिर प्रपोज डिविडेंड होता है, मान लो ये प्रपोज डिविडेंड इस साल हुआ, इसी साल पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में है और पे और आगे हो रहा है, तो बैलेंस शीट में तो प्रपोज डिविडेंड दिखेगा, फाइनल डिविडेंड का प्रपोज डिविडेंड है, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोविजन फॉर टैक्स, कैसे? यहां पे देखो, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी करोगे, इस बार जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है तो पीएल अप्रोप्रिएशन से आएगा, ये पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रपोज होता है, जितना पे हो गया बैंक लिखोगे डिविडेंड पेड, और ये क्लोजिंग। एक बार जरा एक साथ शोर लगा के बोलेंगे ये क्यों बना रहा हूं? ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सर मुझे इस बार कितना प्रपोज हुआ है ये तो इसलिए चाहिए कि पैट निकालना हो तो, और कितना डिविडेंड पे हुआ है ये इसलिए चाहिए क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड डालना होता है, करेक्ट। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट केस 2023 है, 2024 है, बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड दिया है, यहाँ 80,000 था, यहाँ 90,000 है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है डिविडेंड पेड। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में करेंट ईयर का प्रपोज भी बोल सकता है? बोल सकता है, चलो मैं ले लेता हूं करेंट ईयर का प्रपोज, करेंट ईयर डिविडेंड प्रपोज्ड 70,000, ठीक। अब बताइए जरा एक साथ मुझे कि सर अगर प्रपोज डिविडेंड है और डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है करेंट ईयर में, ताकि डिविडेंड प्रपोज दिया हो या डिविडेंड पेड दिया हो, एक दिया हो तो दूसरा निकाल लेंगे, कैसे? सर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बना लेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी बीडी, ओपनिंग कितना था 80,000, करेंट ईयर में जो डिविडेंड प्रपोज होगा वो इधर पीएल अप्रोप्रिएशन के नाम से आता है, कितना 70,000, डिविडेंड पेड कितना हुआ है ये तो हमें पता नहीं, ये हम निकाल लेंगे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस पता है प्रपोज डिविडेंड का, तो भाई बैलेंस सीडी लिख दूं 90,000। एक साथ जरा बताएंगे डिविडेंड पेड निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। सेम सेकेंड केस ऐसा भी तो दे सकता है सर, कि 2023 है, 2024 है, ये 80,000, ये 90,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, ठीक। ये क्या है, प्रपोज डिविडेंड और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, तो हम क्या मानते हैं कि ये जो डिविडेंड पिछली बार प्रपोज हुआ था वो इस बार पे हुआ है, पेड हुआ है, और ये जो है ये करेंट ईयर में प्रपोज्ड, करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। ये इतनी एनालिसिस क्यों कर रहा हूं मैं?
क्योंकि सर जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है ये हमें चाहिए पैट निकालने के लिए, रिटेन अर्निंग से अगर पैट निकालते हैं तो। और ये डिविडेंड पेड हमें करंट ईयर का इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड दिखाना पड़ता है। सिंपल। चलो इसमें थर्ड केस आएगा क्या, एडवांस डिविडेंड पेड? नहीं, डिविडेंड पहले प्रपोज होता है, डिक्लेयर होता है, फिर पे होता है। एडवांस में तो पे ही नहीं होता। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है। खुद ही बताना, ये तो AS13 में आपने पढ़ा ही होगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। इस बार जितना भी परचेज करते हैं ऐड होगा। ये क्या है, परचेज। अगर कुछ बिका तो इधर लिखोगे बैंक, बिकता है ना तो सेल प्राइस अगर आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाई बैंक तो आपको प्रॉफिट लॉस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लॉस हुआ तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है। ठीक, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अगर सेल हुआ है तो प्रॉफिट है। ये परचेज प्राइस पे दिखाओगे, परचेज प्राइस मीन्स परचेज के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज कुछ लगा है सब जोड़ के। सेल प्राइस का मतलब नेट सेल प्रोसीड होता है, बिकने के बाद कुछ कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कटाए, सब घटा के आपको भाई कितना मिला ये दिखाना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, अगर डिविडेंड पे सॉरी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिविडेंड रिसीव हुआ मेरे लिए इनकम है। लेकिन यहाँ पे आ जाता है AS13, कहता है प्री इक्विजिशन डिविडेंड अगर आपको मिला है तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं। जरा लिखिए एक साथ, बाई बैंक। क्या है ये, प्री इक्विजिशन डिविडेंड। सर ये वो डिविडेंड है जो हमारे इन्वेस्टमेंट खरीदने से पहले के प्रॉफिट से कंपनी दे रही है, इसको प्री इक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं। प्री इक्विजिशन डिविडेंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सर जब मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, जो इंसान मुझे बेचा होगा वो तो उस डिविडेंड का भी पैसा जोड़ के लिया होगा, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया, मुझे पे होने वाला है तो डिविडेंड तो मुझे मिलेगा। पर वो डिविडेंड तो उस शेयर पे है ना जो ऑलरेडी वो होल्ड कर रखा था, तो डिविडेंड का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए हम रिडक्शन ऑफ कॉस्ट मानते हैं। ठीक है, चलो इधर लिखोगे भाई बैलेंस CD। एक साथ जरा बताएंगे, ये वर्किंग क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है सर इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो, सेल का इंफॉर्मेशन दिया हो और परचेज के बारे में कुछ ना बोले, तो ये अकाउंट बना के देखेंगे क्या कोई इन्वेस्टमेंट परचेज है जो हमें पता नहीं चल रहा। अच्छा, प्री इक्विजिशन डिविडेंड यहाँ पे डालते हैं, पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड, सर वो तो डिविडेंड रिसीव है, हमारे लिए नॉर्मल इनकम हुआ होगा। ठीक। तो नॉर्मल इनकम तो PL में डली होती है, तो PL से हटा के हम कहाँ पे ले जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, एसेट की अकाउंट जरा देखते हैं। एसेट की अकाउंट WDB पे भी मेंटेन हो सकता है बुक में, एंड ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन पे भी मेंटेन हो सकता है। WDB पे अगर एसेट का अकाउंट मेंटेन है तो एसेट के कॉस्ट में से जितना भी आज तक का डेप्शन है वो ऑलरेडी चार्ज करके ये रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखा रहे होते हैं, यानी कि डेप्शन ऑलरेडी घटा है। ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट मेंटेन हो रहा होता है तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट को दिखाते हैं और डेप्शन को अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्शन में रखे होते हैं। ठीक, बैलेंस शीट में जब प्रेजेंटेशन करते तो कैसे आता है, एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन, और ये आया WDB। एक तरीका है सीधा WDB पे एसेट हो, दूसरा तरीका ओरिजिनल कॉस्ट अलग से रिकॉर्ड है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग से रिकॉर्ड है और घटा के हम ऐसे दिखा रहे हैं। ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला। इसीलिए यही फॉलो होता है कंपनी का जब अकाउंट बनता है तो, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो, क्योंकि इससे हमें ये भी पता चलता है कि ओरिजिनल कितने में खरीदा था, आज तक कितना डेप्शन चार्ज हुआ। ये ना हो कि सीधा WDB लिख दूं
तो कौन देख के बता सकता है कि ये एसेट कितने में खरीदा गया था? कोई भी नहीं बता सकता। ठीक, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। चलो फटाफट से, अब ज्यादा टाइम नहीं है, कंसेप्ट खत्म हो रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं। एसेट की अकाउंट अगर बनानी हो डब्ल्यूडीपी पे, तब तो आसान है, ये तो आपने बचपन में पढ़ रखा है। टू, बैलेंस पीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। ठीक, डेबिट बैलेंस होता है एसेट का। परचेज किया तो बैंक अकाउंट, सेल किया तो इधर बैंक अकाउंट। ठीक, सेल अगर प्रॉफिट या लॉस पे हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डालना पड़ेगा। लॉस हुआ तो इधर आएगा, एंड प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा। करेक्ट। आगे, सर एसेट पे डिप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है वो इसी अकाउंट में आएगा, एसेट में। क्यों? क्योंकि सर आप बता रहे हो जब भी डेप्शन चार्ज होता है तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है, यानी कि एसेट के कॉस्ट से डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। और नेक्स्ट डेप्शन क्योंकि पीएल में चार्ज होना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्शन होता है। यही है लेजर जर्नल। बोलेंगे जरा फटाफट से। आओ जरा। बाई बैलेंस शीट। याद रखना, क्या एसेट ऐसा हो सकता है कि परचेज हुआ हो पर बॉन्ड या डिबेंचर से परचेज हुआ है, बैंक से नहीं? हो सकता है बिल्कुल। तो बॉन्ड या डिबेंचर से परचेज हुआ होगा तो भाई बॉन्ड या डिबेंचर के नाम से आएगा या शेयर कैपिटल के नाम से आएगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कि बैंक अकाउंट से पैसे नहीं गए होंगे। याद रहेगा, कैश फ्लो में ये जरूरी है, सिर्फ एसेट परचेज ये जरूरी नहीं है। परचेज अगर कैश एंड बैंक से हुआ है तभी आउटफ्लो होगा, नहीं तो आउटफ्लो नहीं हुआ है तो हम आउटफ्लो के रूप में दिखा नहीं सकते। दूसरा, जब इश्यू हुआ है, मान लो शेयर कैपिटल इश्यू हुआ है एसेट के लिए, तो एसेट परचेज किया तो आउटफ्लो नहीं गया, और शेयर कैपिटल इश्यू हुआ तो इनफ्लो भी नहीं आया। क्यों? एसेट आया है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। सेकेंड अप्रोच जो है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। उस केस में एसेट मेंटेन होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। कैसे? ये ओपनिंग बैलेंस है, कोई एसेट खरीदा वो तो इधर ही आएगा, एसेट सेल किया वो इधर ही आएगा। ठीक, प्रॉफिट लॉस है सेल पे, वो तो डालना पड़ेगा। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन डालेंगे? नहीं। डेप्रिसिएशन तो नहीं डालेंगे, लेकिन जो एसेट बिक जाता है ना उसका एकोमुलेटेड डेप्शन राइट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो एसेट तो बुक में रहा नहीं, तो उसका एकोमुलेटेड डेप्शन हम मेंटेन करके क्या करेंगे, वो घटाना पड़ेगा। क्या लिखोगे? सोल्ड जो हुआ है उसका एकोमुलेटेड डेप्शन। तो एकोमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इस बार जो भी डेप्शन चार्ज हुआ होगा वो यहाँ पे आएगा। जो एसेट बिक गया उसका एकुमुलेटेड डेप्शन कहाँ पे, देखो एसेट अकाउंट में भेजा है कि नहीं, और अंत में क्लोजिंग बैलेंस होगा एकुमुलेटेड डेप्शन का।
ये क्या है, जो एसेट सोल्ड हो गया उसके हिस्से का एक्यूमुलेटेड डिप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में। जर्नल एंट्री से जरा समझते हैं इसको। जब एसेट पे डिप्शन चार्ज होता है तो डिप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्शन। और ये डिप्शन पीएल में जाता होगा, ये तो ऊपर भी हो रहा था, पीएल में डिप्शन को चार्ज कर रहे थे पर एसिड से कॉस्ट से घटा दे रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है, ये तो एक्यूमुलेट होते रहेगा, एसिड के कॉस्ट से घटा नहीं, ठीक। तो जब कोई एसिड बिकता है ना तो उसके हिस्से का एक्यूमुलेटेड डिप्शन एसिड के कॉस्ट से घटाते हैं। एसिड मान लो सोल्ड होता है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तभी तो आएगा देखना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके हिस्से का एक्यूमुलेटेड डिप्शन डेबिट टू एसेट। हाँ जी, अब ये एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है, टू एसेट। अब बताओ मान लो कोई 100 का एसेट था, 20 रुपया एक्यूमुलेटेड डिप्शन था, तो एक्चुअल में उसका डब्ल्यूडीबी कितना था, 80। मान लो वो 90 का बिका तो 10 रुपया प्रॉफिट का बिका। जब प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो डब्ल्यूडीबी से देखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट से नहीं, उसमें तो डिप्शन चार्ज हुआ है, घाटा नहीं है उसके कॉस्ट। अब घटा के देखेंगे, मान लो 90 पे बिका, 80 रुपए का चीज था, 90 पे बिका। आप बोलेगे सर 80 का कैसे था, ये तो 100 का। बच्चे 100 ओरिजिनल कॉस्ट था, आप तो डिप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, घटाए नहीं थे, अब घटा दिया मैंने, ठीक। तो यहाँ पे अगर दिखा दोगे तो देखो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा 10 रुपीज का, ठीक। इसलिए एक्यूमुलेटेड डिप्शन जो सोल्ड हो गया है उसका एक्यूमुलेटेड डिप्शन एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। याद रहेगा क्या, चलो अब इतना हुआ तो नहीं, एक और नोट्स लिखवा ही देता हूं फिर क्वेश्चन करवाता हूं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो ऐसे ही निकालेंगे, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालने का तरीका बदल जाएगा, ठीक। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी कंप्यूटेड एज यूजुअल। जैसे हम कंप्यूट कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी कंप्यूटेड, कैसे, ग्रोस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ग्रोस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। चलो अगर मैं यहीं पे लिखूं तो लिखूंगा कैश सेल, अब इनफ्लो निकालना है ना, कैश सेल, जितने भी कलेक्शन है डेटर से वो ले लूंगा, कमीशन ब्रोकरेज वगैरह कुछ कमाया है कंपनी ने ये दिखा देंगे, तो ये इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो क्या घटाना पड़ेगा सर, आउटफ्लो में आएगा कैश परचेज, दूसरा सर पेमेंट टू क्रेडिटर, इनफ्लो और आउटफ्लो घटा दो, इसमें नेट प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं कर रहे, एक एक इंडिविजुअल आइटम को कंसीडर करके निकाल रहे हैं। थर्ड पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, अब एक्सपेंस में चाहे सैलरी हो, वेजेज हो, रेंट पेड हो, स्टेशनरी का खर्चा हो, ठीक। और क्या हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा खर्चा सर बिजनेस का जो पे हो रखा हो, सारा घटा देंगे।
ठीक, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। टैक्स अभी घटाया नहीं है, लेस कर देंगे टैक्स पेड, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। अब होता क्या है कि लिखवाने का ना कोई अंत है नहीं, तो क्वेश्चन पे आता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे कोई नया एडजस्टमेंट आया उस समय समझा दूंगा। ठीक चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आता है ना, वो 5 नंबर या 4 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें एएस वगैरह होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर में, बहुत बार। लोन एंड एडवांस गिवन टू फ्लोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन। लोन एंड एडवांस सप्लायर और इम्प्लॉय को दिया, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये इंटरेस्ट आएगा, पढ़ाया था आपको, ये बिजनेस में होते रहता है, सब बिजनेस का पार्ट है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी को दिया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया। इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी कंपनी एंड डिविडेंड रिसीव। इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या, शेयर खरीद रखा है। सब्सिडरी बनाने का मतलब क्या है, शेयर खरीद रखा है। मोर देन 50% होल्डिंग हो तो सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं उसको। ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड पे हुआ वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों सर, शेयर कैपिटल रेज किया होगा तभी तो डिविडेंड पे कर रहे हैं, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट भी फाइनेंसिंग है। टीडीएस, ठीक है, टीडीएस दोनों है तो आउटफ्लो, कोई दिक्कत है नहीं, जिस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा उसी में आएगा। टीडीएस क्या है, गवर्नमेंट का एक टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस में ही हम डिडक्ट करके पे कर देते हैं। अन इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उस पर कोई टीडीएस अगर कटा है, इनकम पे टीडीएस जब कटता है ना तो हमें नेट इनकम क्या आता है, टीडीएस को आउटफ्लो करके। जैसे इनकम इनफ्लो है, टीडीएस कट जाएगा तो टीडीएस एक आउटफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कंसीडर करेंगे, क्यों, इन्वेस्टमेंट पे है ना। वही टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उस पे हमें टीडीएस काट के मिला तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये टीडीएस आएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट, रिसिप्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट बाय फायर, ये क्या है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और इसमें मजे की एक बात दिखाता हूं आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्यों लिखा है, बोलेंगे जरा एक साथ। सर, हम जो पढ़ते हैं ना ऑपरेटिंग में, वो इंश्योरेंस क्लेम क्या है, स्टॉक वगैरह का लॉस का है। देखो, जिस चीज का क्लेम है, अगर फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, मान लो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या कोई फिक्स एसेट, कोई बिल्डिंग का अगर मान लो फायर से लॉस हो गया था, उसका इंश्योरेंस क्लेम है, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आती है तो उससे क्लेम भी कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में। बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके अलग से दिखाएंगे। ऑपरेटिंग में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिसमें इंश्योरेंस क्लेम है, वो क्या है, जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो, जैसे कि गुड्स जो हमारा स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसका क्लेम मिला तो ऑपरेटिंग में आएगा। और ये क्योंकि फिक्स सेट था, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इससे जो क्लेम रिसीव हुआ वो कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है। क्लेम रिसीव्ड, यहाँ पे एक चीज नोट्स में डाल सकते हो, मन करे तो डाल लो वरना कोई नहीं। कहीं पे लिखा है ना हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में लिखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक, अगर देखो स्टॉक से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तब तो ऑपरेटिंग में आएगा। यही अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड हो तो फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, ये कहने का मतलब है। अब याद रहे ना रहे आपको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। नेक्स्ट आइए, छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाथ बिठाना पड़ेगा, फिर आएंगे बड़े क्वेश्चन पे। ठीक है।
बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड दे रखा है, देखना जरा। शेयर कैपिटल ये x1 पिछला साल है, x2 करंट ईयर है अपना, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ने में तो पूरी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। शेयर कैपिटल कोई भी इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज है, कितना 40,000 इंक्रीज है। देखेंगे जरा नोट्स 2 लिखा है, रिजर्व में है कौन सा रिजर्व, तो रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ये कमाई का है, ठीक। पीएल अप्रोप्रिएशन है। थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोरोइंग इंक्रीज हुआ है, पहले 5 लाख का था, अब 7,50,000 का, 2,50,000 से लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया है। बोरोइंग करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। करेंट लायबिलिटी बढ़ा है, देखेंगे किस चीज का, ये 5,000 अनपेड इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, अपने पास एक बोरोइंग है, कौन सा बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट जाता होगा, वो इंटरेस्ट पूरा पे नहीं हुआ है, जितना भी इंटरेस्ट आता होगा उसका 5,000 अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, देख लेंगे। फिर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल देखो 2,05,000 था, अब कम हो गया है। अब इसके दो कारण होते, इंटेंजिबल चाहे बिक जाए तब कम होगा, या नहीं कुछ बोला है बिकने के बारे में तो राइट ऑफ हुआ है। क्या कुछ बोला है, इंटेंजिबल में गुडविल है लेकिन हमें बताया ही नहीं कि इंटेंजिबल बिका है, तो हम क्या मानेंगे कि ये रिटर्न ऑफ हुआ है, राइट ऑफ हुआ है। कितना, 25,000, ठीक है। और क्या दिया है, कुछ भी नहीं। क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो रिलेटेड आइटम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, क्यों सर पूरा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट सारा इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो सबसे पहले बताओ, नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। क्या हम निकाल सकते हैं इस पीएल अप्रोप्रिएशन के बैलेंस से, निकाल सकते हैं। कैसे, अब लेजर बनाने की जरूरत नहीं, देखो चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 40,000, तो ये तो कमाया होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या करते हैं, कोई प्रपोज डिविडेंड है, नहीं है। कोई रिजर्व में ट्रांसफर है, नहीं है। कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं, कोई रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर नहीं, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, ये पैट। इसमें हम जोड़ते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी नहीं दे रखा है, तो ये आता है पीबीटी। याद आ रहा है कुछ, नहीं दिया है ना, तो पीबीटी भी इतना ही आएगा, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं पीबीटी में हम क्या एडजस्ट करते हैं, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कोई है, बिल्कुल है। क्या है नॉन कैश आइटम, बताओ फटाफट से। सर गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है 25,000 का, ये ले लेंगे। फिर हम सर एडजस्ट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब, ये कुछ भी नहीं दे रखा। फिर सर हम एडजस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जो है, सिर्फ एक करेंट लायबिलिटी है, ठीक, वो भी किससे संबंधित है, इंटरेस्ट से। ये लेने की जरूरत नहीं, क्यों सर, इंटरेस्ट को तो हम अलग से दिखाएंगे ही ठीक। तो एक बात बताओ, अब जरा इंटरेस्ट पे आ जाओ, ध्यान से सुनना। ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख से 7,50,000 पे हुआ है। बोरोइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तो नहीं दिया है, क्या वर्किंग नोट में यहाँ दिया है 10% डिबेंचर है, तो इंटरेस्ट 10% लगा होगा। अब ये 2,50,000 जो रेज है, ये अगर शुरू में ही रेज हुआ होगा तो पूरा 7,50,000 पे इंटरेस्ट, ये अगर अंत में रेज हुआ होगा तो 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, ये अगर बीच में रेज हुआ होगा तो 5 लाख पे पूरा लगेगा, 2,50,000 पे आधा साल का लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक, आप हमेशा मानना कि जो फंड रेज हुआ है ये एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड में हुआ है, ठीक। जो फंड रेज है वो एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड में हुआ है। क्या यह सटीक एजम्पशन है, नहीं, आप एंड में भी एज्यूम कर सकते हैं जो भी आप एज्यूम करें, मेरा ये कहना है एजम्पशन लिखना जरूर है।
क्योंकि जब दिया नहीं तो ऐसा कैसे कोई फिक्स रूल हो सकता है कि बिगनिंग में ही एज्यूम करें। एंड में एज्यूम करोगे कि एंड में ये फंड रेज हुआ होगा तो 5 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा, पूरे साल 5 लाख ही था। बिगनिंग में ही ये 2,50,000 फंड रेज कर लिया तो बताओ कितने पे इंटरेस्ट निकलेगा सर? 7,50,000 पे। मैं मानता हूं बिगनिंग पे हो, तो बिगनिंग पे तो 7,50,000 इंटू 10% 75,000 ये है इंटरेस्ट जो पीएल में डेबिट हुआ होगा। और एक्चुअल में पेड कितना है? तो सर पेड है सिर्फ, कितना पेड है? पेड है सिर्फ 70,000। क्यों? 5,000 आउटस्टैंडिंग है। तो जब भी हम करेंगे यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट पेड 75,000 जोड़ देंगे, हो गया। और इंटरेस्ट पेड एक बार और घटेगा जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे सर, तो वहां पे इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखाएंगे 2,50,000 इनफ्लो, इंटरेस्ट पेड दिखाएंगे कितना? 70,000 आउटफ्लो। क्या 75,000 दिखाएंगे? नहीं। क्यों सर? 5,000 आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि ये 5,000 आउटस्टैंडिंग यहाँ एडजस्ट कर दिया पेमेंट आउटफ्लो दिखाते टाइम, तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में लेने की जरूरत नहीं है। एक ही तो करेंट लायबिलिटी था, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर जब मैंने ये पेड निकाला तो इसमें ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो गया। 75,000 एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग था 5,000, तो मैंने तो नेट में 70,000 ही डाला है ना। तो यानी कि जब पेड दिखाया तो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग एडजस्ट कर दिया मैंने नीचे। ठीक, यहीं पे क्यों किया? क्योंकि फाइनेंसिंग में मुझे दिखाना था ना इंटरेस्ट पेड। चलो ध्यान रहेगा। ये देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये नॉन कैश, ये नॉन ऑपरेटिंग और कुछ दिया ही नहीं है, तो यही हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग में 2.5 लाख रुपए आए, 70,000 पेड, ये रहा। डिबेंचर में अगर देखें तो ये ओपनिंग बैलेंस है, 2.5 लाख का हमने फंड रेज किया, एट बिगनिंग ही मैंने मान लिया है, तो 7,50,000 क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। चलो क्या पूछा है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये इंडिविजुअल आइटम दिया है, कैश सेल कितना है, कलेक्शन कितना हुआ है। क्यों? समरी ऑफ कैश अकाउंट दिया है। कैश अकाउंट में पता है ये डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये जितना भी है ये डेबिट हुए तो ये कलेक्शन रिसिप्ट है, कहने का मतलब कलेक्शन वर्ड ना लिखो, रिसिप्ट है, और ये पेमेंट है। क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारे रिसिप्ट और सारे पेमेंट ले लूंगा? नहीं। क्यों? सिर्फ सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड लोगे। अब बताओ, कैश सेल इनफ्लो में आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इनफ्लो में आएगा, ट्रेड कमीशन, ट्रेड कमीशन मतलब ये रेगुलर बिजनेस का पार्ट है, जो हम बिजनेस करते हैं उसमें कमीशन कमाया। कोई दूसरा कमीशन होता, मान लो फाइनेंसिंग से रिलेटेड कमीशन पे हुआ या रिसीव हुआ किसी चीज में, तो यहाँ नहीं आता। ट्रेड कमीशन क्या है? ये भी आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, नहीं आएगा। लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, नहीं आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो मिला है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, नहीं आएगा। तो इनफ्लो में तो 3 है, 140, 175, 50। ठीक है, तो ये तीनों इनफ्लो है। आउटफ्लो में देखते हैं, कैश परचेज आता है, पेमेंट टू क्रेडिटर आता है, कोई खर्चा पे हुआ है आएगा। इनकम टैक्स पेड, ये तो कॉर्पोरेट टैक्स है, नॉर्मल टैक्स है, ये तो आता ही आता है, ये भी आउटफ्लो में आएगा। इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में आता है। रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो यानी कि ये 4 चीज आएंगे, 120, 157, 75, 30। चलो, और ये घटा दोगे तो ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया क्या? एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनडायरेक्ट मेथड से बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए हो। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। कैसा लगा लेक्चर, चीजें समझ में आई कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।